पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाला महेश पांडे गिरफ्तार हो गया है। आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद खूब चर्चा हुई। जिस लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई, जिस धमकी के बाद नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, जिस धमकी भरे कॉल के बाद सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की करने की मांग कर डाली, वो धमकी भरा कॉल दिल्ली के महेश पांडे ने की थी और उसका लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। इधर कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं है, उनसे कोई एंगल नहीं है जिसमें इनका जुड़ाव था। सर, चेहरे पर काला नकाब ओढ़े यही वो महेश पांडे है जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वो मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया गया है, जिस दुबई के नंबर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर महेश पांडे ने पप्पू यादव को धमकी दी थी। इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था, इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी, जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कुछ बयान दिया था, जिसके बाद पप्पू यादव को धमकी मिली। कई नंबरों से फोन कर पप्पू यादव को धमकी दी गई, जिसका एक ऑडियो खुद पप्पू यादव ने जारी किया था। इसके बाद पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और सरकार पर भी निशाना साधा था। लेकिन महेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार फोन कर पप्पू यादव को धमकी दी, उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद खूब चर्चा हुई और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई, क्यों उसके नाम पर महेश पांडे ने पप्पू यादव को धमकी दी। तो पहले लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जान लेते हैं। देखिए, दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का रहने वाला है और जिसकी गिनती इस समय देश के सबसे बड़े गैंगस्टर में होती है। बिश्नोई 2016 से जेल में बंद है और वहीं से अपने गैंग को वो चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर करीब 50 मामले दर्ज हैं और ऐसा माना जाता है कि लॉरेंस के गैंग में देश भर में करीब 700 शूटर्स हैं, जिसमें 300 शूटर अकेले पंजाब के हैं। ये संख्या ये बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कितना बड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है, जिसमें जर्मनी, कनाडा और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बड़े गुर्गे या कहे कि उसके गैंग के जो बड़े बदमाश हैं, वो है उसका भाई अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ जो विदेश में रहता है और रोहित गोदारा। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब लॉरेंस बिश्नोई 2016 से जेल में बंद है तो फिर गैंग कैसे चलाता है, तो आइए वो भी जानते हैं। देखिए, कई रिपोर्ट्स की अगर माने तो लॉरेंस का जो गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो VoIP के जरिए कॉल करता है। आपको ये बता दें कि VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट से कॉल किया जाता है और ऐसी कॉल को ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस गैंग ने कई बड़े अपराध किए हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई और जिसकी वजह से लॉरेंस का खौफ हर तरफ देखा जा रहा है। और यही नहीं, महेश पांडे जैसे लोग उसके नाम पर धमकी देकर दुश्मनी साध रहे हैं। तो आइए लॉरेंस गैंग के बड़े कांड भी जान लेते हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी ली। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगोमेडी की हत्या करा दी और यही नहीं, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी पर गोली चलवाई और हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है। अब चूंकि बाबा सिद्दीकी से सलमान खान की नजदीकी थी, तो इसी वजह से इसकी चर्चा खूब हो रही है। अब ऐसे में ये समझिए कि पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के बयान दिया था। तो ऐसे में महेश पांडे ने इसी का फायदा उठाया और लॉरेंस के नाम पर कॉल करके पप्पू यादव को धमकी दे डाली। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि पप्पू यादव को
कई नंबर से धमकी मिली है। ऐसे में बाकी नंबरों की अभी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अब तक की जांच में यह सामने आया है कि महेश पांडे का लॉरेंस गैंग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाकी धमकी देने वालों का लॉरेंस से संबंध है या नहीं, ये जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल ये समझ आया कि जो व्यक्ति पप्पू यादव को जिसने कॉल की और धमकी दी, उसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से बिल्कुल भी नहीं है। जांच पड़ताल की जा रही है। सिम कार्ड और मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे झारखंड की। तो देखिए, झारखंड में रणभेरी बच चुकी है और अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में 4 नवंबर को पीएम मोदी भी झारखंड आ रहे हैं। गढ़वा और कोल्हान में पीएम मोदी की 2 सभाएं हैं, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड बीजेपी का जोश हाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड आने की खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और कोल्हान में दहाड़ेंगे और उनके निशाने पर एक बार फिर जेएमएम सरकार होगी। झारखंड बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ कोल्हान और संथाल परगना की 32 सीटों पर कमल खिलाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री जी भी भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर बार बार आना चाहते हैं और जनता भी उनको बार बार सुनना चाहती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा ऐतिहासिक होगी और बहुत ही प्रभावकारी होगी और जनता मिजाज मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार बनाने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस झारखंड दौरे को जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी वाला गठबंधन विफल बता रहा है। उनका मानना है कि प्रदेश की जनता हेमंत सोरेन को फिर सत्ता दिलाने का मन बना चुकी है। तो हम समझते हैं कि इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है और इस राज्य की जनता मन बना चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए की स्थिति और बदतर होगी। झारखंड में भाजपा को जनता नकार चुकी है। वो केंद्र सरकार के दिखाए हुए काम हो या यहाँ पे जब भी मौका मिला है भाजपा को, तो वो तो या तो दंगे कराई है, रघुवर दास के सरकार में मॉब लिंचिंग और भी कई तरह की ऐसी घटनाएं घटी। हालांकि सीनियर पत्रकार श्याम किशोर का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को चुनाव लड़ना बेहतर तरीके से आता है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बीजेपी के लिए बहुत उम्मीदों भरा है। देखिए, इम्पैक्टफुल तो मेरे ख्याल से रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए कि भाजपा को मैं जो महसूस कर रहा हूं, खास करके मोदी काल की भाजपा को चुनाव लड़ना आता है। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हान और संथाल परगना में प्रधानमंत्री मोदी की रैली वोटरों के मन पर कितना असर छोड़ती है और बीजेपी कितनी सीटें बटोरती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। 4 नवंबर को झारखंड में पीएम मोदी की 2 रैलियां हैं। एक रैली गढ़वा में तो दूसरी चाईबासा में। अब देखिए, इन 2 रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की 32 सीटों को साधेंगे, जिसमें संथाल परगना की 32 सीट और कोल्हान की 14 सीट शामिल है। संथाल परगना और कोल्हान दोनों को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता रहा है। पहले बात संथाल परगना की कर लेते हैं। तो देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2019 के चुनाव में महागठबंधन का रिजल्ट जबरदस्त रहा था, जो इस बार इंडिया गठबंधन के रूप में है। 2019 में जेएमएम के खाते में 9 सीट और कांग्रेस के खाते में 5 सीट आई थी, जबकि बीजेपी को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। सुरक्षित सीटों की अगर बात करें तो संथाल में एसटी वर्ग के लिए 7 सीटें सुरक्षित हैं, जबकि एससी वर्ग के लिए 1 सीट सुरक्षित है। 2019 में संथाल की एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित 7 की 7 सीट जेएमएम ने जीत लिया था, जबकि बीजेपी को सभी 7 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। अब जरा अगर कोल्हान की बात करें, कोल्हान की सियासत को समझते हैं, तो देखिए कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं। अब 2019 में कोल्हान में भी बीजेपी का सफाया हो गया था। 14 में से 11 सीटों पर जेएमएम को जीत मिली थी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि 1 सीट
पर तब की बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को जीत मिली थी और इस बार बाबूलाल मरांडी बीजेपी में है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हालांकि 2019 के पहले झारखंड का गढ़ माने जाने वाले कोल्हान में भी मोदी लहर का असर दिखा था। 14 में से 6 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर बीजेपी की सहयोगी आजसू को जीत मिली थी। यानी मोदी मैजिक के जरिए बीजेपी ने जेएमएम के गढ़ को भेद दिया था। तो इस बार कोल्हान का समीकरण भी पूरा बदल गया है। जेएमएम नेता और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में आ गए हैं। चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर कहा जाता है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी बीजेपी में आ चुकी है। जगन्नाथपुर सीट पर कोड़ा परिवार का वर्चस्व रहा है। रघुवर दास का भी कोल्हान से संबंध है। रघुवर दास के आपको बता दें कि रघुवर दास के रूप में पहला गैर आदिवासी सीएम मिला झारखंड को और रघुवर दास की बहू बीजेपी से चुनाव लड़ रही है इस बार। तो अब बीजेपी 2014 की तरह ही पीएम मोदी की देखिए 2 रैलियों के जरिए संथाल परगना की 18 और कोल्हान की 14 सीटों को यानी कि कुल 32 सीटों पर बढ़त बनाने की तैयारी में है इस बार। तो इस तरीके से ये जो पूरा समीकरण है इसे समझा जा सकता है। इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा किया है और पूछा कि आखिर लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से किसने नजरबंद किया है। नीरज कुमार के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। आखिर किसने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? क्या लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से नजरबंद किया गया है? ये हम नहीं कह रहे, ऐसा सवाल पूछा है जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने, वो भी तेजस्वी यादव से। नीरज कुमार कहते हैं कि लालू प्रसाद पटना में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, मरीन ड्राइव जाते हैं, लेकिन चुनाव में कहीं नहीं दिखते। आखिर लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से किसने नजरबंद किया है? आखिर किसने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? इस तथ्य का जरूर खुलासा होना चाहिए। नीरज कुमार के इस आरोप के बाद बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। आरजेडी ने जेडीयू के आरोप पर कड़ा पलटवार किया। आपको स्पष्ट करना चाहिए कि नीतीश जी को सार्वजनिक सभाओं में क्यों नहीं बोलने दिया जाता है, नीतीश जी को प्रेस से मिलने क्यों नहीं दिया जाता है। तो बीजेपी ने जेडीयू के आरोप का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि लालू जी को कहां नजरबंद कर रखा है, क्योंकि पटना में उनके तो अनगिनत बेनामी ठिकाने हैं। आपको बता दें, बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है और झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी चल रहा है। बिहार के उपचुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अपने अध्यक्ष लालू प्रसाद को स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन लालू प्रसाद न तो बिहार में कहीं चुनाव प्रचार में गए और न ही अब तक झारखंड ही गए, जिसे लेकर नीरज कुमार ने सवाल खड़े किए हैं और सियासी माहौल गर्म हो गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नजरबंद के आरोप वाली सियासत को भी समझिए। देखिए, बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव है और झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। तो आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बिहार और झारखंड में आपको बता दें कि 40 स्टार प्रचारक का नाम जो है वो जारी किया गया है। तो स्टार प्रचारक की लिस्ट में लालू प्रसाद का नाम भी शामिल है, लेकिन लालू प्रसाद प्रचार में कहीं नहीं दिखे। तो अब जेडीयू के नीरज कुमार ये सवाल पूछ रहे हैं, लालू प्रसाद को किसने नजरबंद किया है, जिसके बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। तो खबर को आप इस तरीके से समझिए कि लालू प्रसाद को कई गंभीर बीमारी है। लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। किडनी के मरीज को धूल धक्कड़ से बचने की सलाह दी जाती है। चुनावी रैली में काफी भीड़ भी होती है, तो चुनावी रैली में जाने से लालू प्रसाद की तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है। तो एहतियात के तौर पर एहतियातन लालू प्रसाद चुनावी कार्यक्रम से दूर रहते हैं। स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम रहने से नीरज ने सवाल किया है। अब जिसके बाद सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है कि लालू प्रसाद जो है वो राजनीतिक तौर पर इतना ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं है। तो क्या किसी ने उनको नजरबंद कर दिया है? चूंकि स्टार प्रचारक में उनका नाम शामिल है, लेकिन वो स्टार प्रचारक का काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो कहीं भी जाकर के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब